Okay, learners, let's continue chromosomal theory of inheritance. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल की डेथ के बाद भी वो इतना फेमस नहीं हो पाया। इसका लॉ यानी मेंडल्स की जो रूल है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाया। तो देखिए, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन 1865। 1865 में उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उसका जो रिजल्ट था वो पब्लिश हो चुका था। फिर भी 1900 तक वो डोरमेंट था, शांत था, कुछ पता ही नहीं था। अब देखिए 1865 के बाद 1884 में उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है टिल 1900। उसका रीजन क्या है? ये क्रोमोसोमल थ्योरी में इसको बताने की जरूरत क्या है? इसको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि सिमिलरिटी जो फैक्टर है, जो जीन है, वो जो मेंडल ने फैक्टर कहा था, उसमें जिसे हम जीन कह रहे हैं, और क्रोमोसोम में सिमिलरिटी खोजी गई बाद में। इस सिमिलरिटी के कारण ही मेंडल्स लॉ फेमस हुआ। तो देखिए कि क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हो पाया था 1900 तक। उसका रीजन क्या था? देखिए रीजन, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज। उस जमाने में आजकल जैसा नहीं कि तुरंत ही दुनिया में फेमस हो जाता है, कोई पब्लिसिटी मिल जाती है, ऐसा उस जमाने में था नहीं। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। ये पूरे विश्व में फैल नहीं पाया, एक लिमिटेड एरिया में ही रह गया। देखिए सेकंड ईयर क्या है? ये जो अपना जीन यानी फैक्टर कॉन्सेप्ट दिया था स्टेबल एंड डिस्क्रीट, वो क्या है? कंट्रोल करता था एक्सप्रेशन, किसका? ट्रेड्स का एक्सप्रेशन, डोमिनेंट अग्रेसिव जो भी है उसमें। देखिए पेयर ऑफ एलील के बारे में जो बताया था, तो उस जमाने में यानी मेंडल्स जिस जमाने का था, जिस समय का था, उस समय पर जो साइंटिस्ट थे उसको एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि उस समय पर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो डार्विन्स की थ्योरी थी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और मेंडल के वर्क को कम इंपॉर्टेंस मिल रहा था। इसलिए क्या हुआ कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। थर्ड है मेंडेलियन अप्रोच। जो मेंडेलियन अप्रोच कहें, अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया, वो पूरा मैथमेटिकल, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स का स्टूडेंट था तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया था। जो बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिस्ट थे उनके परे था, उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेंडल कह क्या रहा है। तो ये थर्ड रीजन था। बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी जानते थे, मैथमेटिक्स नहीं जानते थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। फिर अगला देखिए फोर्थ क्या है? मेंडल जो अपना फैक्टर बताया, जीन बताया, वो क्या है? वो फिजिकल प्रूफ, यानी कि वो किस केमिकल का या किस मटेरियल का बना हुआ है, वो फैक्टर इसको नहीं बता पाए, एक्सपेरिमेंटली भी नहीं बता पाए। लेकिन ये जो मेंडल बता के गए थे वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ने के लिए हमको मियोसिस याद करनी पड़ेगी, जिसमें मियोसिस में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। उसी प्रकार इसमें जीन भी सेग्रीगेट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। इस तरीके से इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से कंपैरिजन करना है। तो आगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल करें। तो हम अभी तक ये देखें कि मेंडल फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे,
अपने सिमिलर साइंटिस्ट को, यानी अपने जमाने के, उस जमाने के जो साइंटिस्ट थे उनको प्रूफ नहीं दे पाए। फिजिकल प्रूफ का मीनिंग है, इसकी मीनिंग है कि जैसे हार्ट होता है, ब्रेन होती है, उसको निकाल कर हम दिखा दें। तो उसी प्रकार से अब इन्होंने एलील कहा कि एलील होता है जो कि अगले जनरेशन में कैरेक्टर लेके जाता है, जीन होता है जो कैरेक्टर लेके जाता है, यानी जिसे फैक्टर कहा उन्होंने, फैक्टर लेके जाता है, उसको फिजिकली वो दिखा नहीं पाए कि ये जीन है, ये एलील है। तो मेंडल का जो रूल है, मेंडल्स लॉ है, वो रीडिस्कवर होता है 1900 में, और इसको रीडिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट, हुगो de Vries, कार्ल कोरेल्स, एरिक वॉन पीटरसन। क्या है कि ये 3 साइंटिस्ट अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ। ये नीट में आ भी चुका है, ईयर भी आ चुका है कब डिस्कवर किया गया, और ये भी आ चुका है कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि मेंडल के रीडिस्कवरी से रिलेटेड हैं। तो ये रीडिस्कवर हुआ। अब जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया, टूल्स आते गए, क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी होती रही, और क्रोमोसोम का मूवमेंट जब सेल डिवीजन देखा गया उसमें भी मियोसिस, तो मियोसिस सेल डिवीजन देखा गया, ऑब्जर्व किया गया क्रोमोसोम का मूवमेंट। तो क्रोमोसोम का जब मूवमेंट देखा गया तो और अधिक क्लियर हुआ, मेंडल्स का सपोर्ट हुआ, यानी सब मेंडल को सपोर्ट मिला। तो देखिए इन 902 वाल्टर सटल एंड थियोडोर बोवेरी, यानी सटल और बोवेरी ने देखा कि क्या देखा कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है और जीन का जो बिहेवियर है बिल्कुल पैरेलल है। तो देखिए नोटेड दैट द बिहेवियर क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, यानी एलील का बिहेवियर सिमिलर था। तो यहाँ हम पिछले लेक्चर में बहुत सारा हम बता चुके हैं। ये देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी पेरेंट्स है। तो ये देखिए एलील में जीन जो उनका एलील है ये सेपरेट हुआ और ये भी सेपरेट हुआ, हैप्लॉइड गैमेट्स बने और अगले जनरेशन में गए। तो देखिए यहाँ पर मियोसिस हुई तो ये सेपरेट हुए, सेग्रीगेट हुए। यहाँ पर देखिए ये F2 में और क्लियर होता है, जो कि हम जेनेटिक्स में बहुत सारा बता चुके हैं आप लोग। वहां पर देखिए पिछले लेक्चर में, भले ही यहाँ पर यूट्यूब में नहीं आया, लेकिन पिछले लेक्चर में जहां पर क्लासरूम में हम बता चुके हैं उसको देखिए। जो डायरेक्ट यूट्यूब में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको मिलेगा, आगे लेक्चर में हम लोड करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर मियोसिस देखते हैं। तो मियोसिस में सेग्रीगेशन, तो होमोलोगस क्रोमोसोम एनसीईआरटी की पेज नंबर 81 में देखें, ये फिगर दिया हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। वहां कलर्ड फिगर है, यहाँ पर हमारे पास कलर नहीं है, फिर भी हम समझाते हैं। आप देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जीवन फेज है और एस फेज में हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन कर जाता है। रेप्लिकेशन करने से वो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स डीएनए हो जाते हैं, यानी कि डबल क्रोमोसोम बनने की कैपेसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये डबल हो गए, इतने डीएनए आ गए अमाउंट में कि यहाँ पर आपको डबल दिख रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहें कि क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, क्रोमैटिड, यानी डबल हो गए, यानी G2। देन अब यहाँ पर आगे बढ़े तो मियोसिस जानते हैं कि 2 फेज में होती है। तो मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, तो इससे एनाफेज पहले मेटाफेज आता है जिसमें स्पाइंडल फाइबर बनता है, KMT और IMT, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। KMT और IMT में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए KMT अपने रिस्पेक्टिव पोल की ओर क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे ये देखिए
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, होमोलोग क्रोमोसोम अलग हो गए। नेक्स्ट जब जाते हैं मियोसिस सेकंड के एनाफेज में, देखिए तो यहाँ क्रोमैटिड्स ही अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और अगले जनरेशन में अगले स्टेप में जर्म सेल बनते समय ये देखें कि क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है या यूं कहें कि क्रोमोसोम है, सभी क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। ये है तो सपोर्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, जब अगले जनरेशन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी बताए थे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ था और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ था, सेग्रीगेट होकर के अगले जनरेशन के लिए दिया था। ठीक, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सेग्रीगेशन को सपोर्ट मिलता है। जैसे वहां पर एलील सेग्रीगेट हो रहे थे, जीन सेग्रीगेट हो रहे थे, यहाँ क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो रहे हैं। इसीलिए सुटर-रोबेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी लाई और क्रोमोसोमल थ्योरी सपोर्ट करती है मेंडल को। तो पहला तो सेग्रीगेशन लॉ, सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, वो तो क्लियर हुआ। लेकिन दूसरा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, जो हम यहाँ देखे हैं कि इंडिपेंडेंटली जाते हैं अगले जनरेशन में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकेंड, ये भी मियोसिस का ही दिया हमने, मियोसिस को ही एक्सप्लेन किया है, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2। तो यहाँ पर सीधे हम यहाँ पर आते हैं मियोसिस फर्स्ट एनाफेज पर, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज पर। तो यहाँ डायरेक्ट आए हैं क्योंकि यहाँ पर तो हम पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में कलरफुल करने पड़ेंगे, ये इसको ग्रीन लिया हुआ है, इस क्रोमोसोम को, इसको रेड लिया हुआ है, इसको येलो लिया हुआ है और इसको रेड लिया हुआ है, इस छोटे वाले को रेड लिया हुआ है, इस बड़े वाले को रेड लिया हुआ है, इसको येलो लिया हुआ है, इसको ग्रीन लिया हुआ है। आप बुक में जाएंगे तो वहां पर अधिक क्लियर लिखेगा, लेकिन हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ब्लैक एंड ब्लू में फिगर दिया है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ब्लू क्रोमोसोम क्या है कि ब्लू के साथ चला जा रहा है, ये देखिए ब्लू के साथ जा रहा है और ब्लैक के साथ जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है कि ये देखिए ब्लू ब्लैक ब्लू, तो ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू। अब देखिए ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू। यहां पर हम दो कलर में दिए हैं, आप एनसीईआरटी में जाएंगे तभी समझ में आएगा इसकी मीनिंग क्या हुई। इसका मतलब ये है कि ये ब्लू और ये ब्लू स्वतंत्र है, फ्री है, रैंडम है, क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करने के लिए कि ब्लैक साथ में हमेशा नहीं जाएंगे, ब्लू ब्लैक जा सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। लेकिन आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो येलो रेड ग्रीन, तो देखें इस यानी पॉसिबिलिटी में, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में रेड और ग्रीन और इधर येलो एंड रेड जा रहे हैं गैमीट्स में, लेकिन यहां पर इधर देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो कहने का मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम यहां प्रूव करता है कौन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको अच्छे से देखें, बार देखें, इसको देखें। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है ऑल हेरिडिटी कैरेक्टर्स मस्ट बी विथ गैमीट्स। जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं जिसको एलील कहा था मेंडल ने, वो क्रोमोसोम पर होते हैं। लेकिन गैमीट्स प्रोवाइड ब्रीथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी अगले जनरेशन के लिए। देखिए फर्स्ट जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट हुआ, ये सेकंड जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमीट से गैमीट अगले जनरेशन के लिए क्या है, ये ब्रीथ का कार्य की। क्रोमोसोम आर आल्सो फाउंड इन पेयर्स लाइक द मेंडेलियन एलील। क्रोमोसोम भी पेयर में ही है जैसा मेंडेलियन एलील पेयर में पाया गया था। देखिए आगे, द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट। होमोलोगस साइट में ही
कहने का मतलब क्रोमोसोम होमोलोगस है तो कैपिटल टी ये एलील क्रोमोसोम पर ही होंगे। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देखिए आगे, गैमीट्स आर हैप्लॉइड। देखिए ये डिप्लॉइड था, एक टी आया, हैप्लॉइड हुआ। तो गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी होते हैं और जीन भी होते हैं, एलील कह रहे हैं। आगे देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स, सिनेप्स मतलब होता है पेयर करना, जोड़ी बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ी बनाए हुए हैं। सेलेक्ट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस पेयर बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेयर बनाएंगे। एंड गेट सेपरेट, और सेपरेट हो जाते हैं कब? ड्यूरिंग मियोसिस टू पास इनटू डिफरेंट सेल्स। दिस बेसिस फॉर सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये देखा हमने कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल को, यानी मेंडल्स लॉ को सपोर्ट करती है। आज यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं।